यस बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। नाउ हम उससे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हेडिंग लगा दो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 लॉ पढ़ने हमने थर्मोडायनेमिक्स में, अभी हेडिंग लगा दो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछली बार मैंने आपको बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेप्ट है और उसी के बेसिस पर है ये लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको बताया था कोई भी सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में तब होगा अगर उसके पैरामीटर्स चेंज ना हो। आई मीन टू से दैट अगर उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब पैरामीटर्स अगर चेंज नहीं होते तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। If these parameters they do not change with time, then it is in that system is in thermodynamical equilibrium. इसके अलावा अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं बच्चे, if we have two systems, say system A and B, so they are in thermal equilibrium if they achieve a common temperature, if they attain a common temperature, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, then they are in thermal equilibrium. सॉरी, यहां तक सबको पता है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे अपनी बात कंटिन्यू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अच्छा, इसमें हुआ क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? देखो, आप कंसीडर टू सिस्टम्स, लिख लो बेटा, कंसीडर टू सिस्टम्स ए एंड बी। हमने दो सिस्टम्स लिए, कंसीडर टू सिस्टम्स ए एंड बी separated by separated by an adiabatic wall, separated by an adiabatic wall। अब ये adiabatic wall क्या चीज है? आप इसको adiabatic wall को ऐसे लिखो, insulating wall, insulating। अच्छा बेटा, इंसुलेटिंग का मतलब है कि ये एक ऐसी वॉल है जहां से ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और ना ही मैटर ट्रांसफर हो सकता है। इंसुलेशन आप ऐसे समझो, इंसुलेटिंग वर्ड की जगह एडियाबैटिक वर्ड यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसका मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, जैसे ये रफ डायग्राम है, मान लो ये हमारा गैस है या वटएवर कोई सिस्टम है और ये पूरी तरह से बंद है। अगर ये वॉल एडियाबैटिक है अगर ये वॉल एडियाबैटिक है इसके चारों तरफ, तो ना तो यहां से एनर्जी बाहर जाएगी, ना यहां से एनर्जी अंदर आएगी, ना तो यहां से मैटर बाहर जाएगा, ना यहां से मैटर अंदर आएगा। यानी कि एडियाबैटिक का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी और ना ही मैटर एक्सचेंज हो पाएगा। चलो ठीक है, यानी कंप्लीटली इंसुलेटिंग वॉल है। तो हमने दो सिस्टम लिए ए एंड बी, दे आर सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल। उसके बाद बच्चे आओ इसको समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जो हमने स्टार्टिंग में ऐसे डायग्राम बना लो, ये हमारे पास पहला सिस्टम है लाइक दिस, और ये सारी अपनी एडियाबैटिक वॉल्स हैं। ये बनाना आपको डायग्राम। दिस इज एडियाबैटिक वॉल, लिख लेना यहाँ पे। नाउ दिस इज आवर सिस्टम ए एंड दिस इज आवर सिस्टम बी। ये सिस्टम ए है बच्चे, ये सिस्टम बी है। अच्छा, सिस्टम ए के पैरामीटर्स लिख लेते हैं। सिस्टम ए का प्रेशर P1,
वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। फिर लेते हैं सिस्टम 2, सिस्टम 2 का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर है T2। तो इस तरह से हमने दो सिस्टम कंसीडर किए, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, एंड दे हैव द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये क्या है, ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मोस्टली इन्हीं तीन के साथ डिस्कस करते होते हैं हम लोग। नाउ इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, इसका मतलब है कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बेटा सिस्टम ए ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस सर। ओके। यस। सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस सर। ओके। यस सर। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम? Sir, because they are separated by adiabatic wall, which does not allow the exchange of energy and matter, दैट्स वेरी and गुड। therefore और temperature will not change. हाँ, दिस इज द रीजन कि इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली। नॉट ओनली टेम्परेचर बच्चे, एनीवन, एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एनी अदर, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहां तक हमने कंसीडर कर लिया। नाउ इसके बाद ये हो गया बेटा, यहां पर आप साइड में लिख सकते हो सिस्टम ए इक्विलिब्रियम में है। यस, इट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम ए इन थर्मोडी इक्विलिब्रियम। सिस्टम बी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इट इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद द टाइम। मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। यहां तक आप एक बार नोट कर लो, देन आगे चलते हैं। अभी तक मैंने लॉ डिफाइन नहीं किया, धीरे धीरे करेंगे। इतना काम हो गया। मैं रब कर रहा हूं, फिर मैं रब करने लगा हूं अब। यस, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलना। Yes, sir, written. ओके। कंटिन्यू रखना है इसके बाद। उसके बाद लिखो कंसीडर थर्ड सिस्टम। अब हमने थर्ड सिस्टम ले लिया, कंसीडर थर्ड सिस्टम सी। एक और सिस्टम ले लेते हैं सी। कंसीडर थर्ड सिस्टम सी which is separated which is separated which is separated from system A and B by by diathermal wall। अब ये डायथर्मल वॉल का मतलब है कंडक्टिंग टाइप की वॉल है। इट मीन्स दैट बच्चे कि एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। डायथर्मल वॉल को ब्रैकेट में लिख लो कंडक्टिंग। तो हमने एक और सिस्टम लिया विच इज सेपरेटेड फ्रॉम सिस्टम ए एंड बी बाय दिस कंडक्टिंग वॉल, ऐसे करके। अब हमारे पास ये थे अपने दो सिस्टम तो थे ही बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम तो थे ही, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, लाइक दिस।
ये वाली जो वॉल है ये तो डायाथर्मल, ये तो एडियाबैटिक है बच्चे। ये वाली जो वॉल है ये तो एडियाबैटिक है। ए डायाबेटिक। और ये जो ऊपर वाली जो वॉल है, ये वाली जो सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं, ये वाली वॉल है हमारे पास डायाथर्मल वॉल, यानी ये कंडक्टिंग वॉल है बच्चे। सिस्टम सी कहाँ है? सिस्टम सी यहाँ से शुरू है, ये रहा अपना सिस्टम सी। तो यहाँ है सिस्टम सी, यहाँ है सिस्टम ए, और ये रहा सिस्टम बी। एक्चुअली है क्या, जो सिस्टम सी है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम सिस्टम ए एंड सिस्टम बी बाय अ डायाथर्मल वॉल, यानी कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ए के साथ इट कैन एक्सचेंज एनर्जी, बी के साथ इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। तो दिस इज नाउ, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक और सिस्टम लिया, उसके साथ बाकी हमने उसको ए और बी के साथ इस तरह से अटैच कर दिया। सर लेकिन अब होगा ऊपर क्या? से तो सर ये एडियाबैटिक नहीं है, आपने कहा था कि चारों तरफ से। कौन सा एडियाबैटिक है? हाँ हाँ, बाकी सब जगह। यहाँ से आप इसको एडियाबैटिक बना लो, ठीक है। बाहर से सिस्टम के बाहर वाले छोड़ दो, बाहर तो एडियाबैटिक ही है। सिर्फ ये एक वॉल, सेपरेटिंग वॉल जो है, दिस वन, ये बीच में जो वॉल है ना सिंगल लाइन से जो मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज डायाथर्मल। ना होगा क्या, यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी, ध्यान से देखना। यहाँ से एनर्जी इधर चली जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ से अंदर बाहर जा सकती है एनर्जी बिटवीन सिस्टम ए एंड सिस्टम सी। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम ए एंड सी, एंड सिमिलरली बच्चे एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। यहाँ पर भी एनर्जी, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। तो व्हाट इज दिस? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैन टेक प्लेस। तो आप यहाँ से एरो देके लिख सकते हो लाइक दिस, exchange of energy और इधर भी सेम बच्चे, दिस इज ऑल्सो सिस्टम ए और सी के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, सिस्टम बी और सी के बीच में भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। नाउ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बनाते रहना साथ साथ में। सर क्लोज्ड है ये। यार साहेब रुक जाओ। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, या ऐसे लिख लो, सिस्टम ए एंड सी अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम ए एंड सी अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली system B and C, they attain thermal equilibrium. इतना नोट कर लो बच्चे, ऑब्वियसली होना ही था। अगर इनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, तो मान लो कि इसका टेम्परेचर जितना भी था और इसका टेम्परेचर जितना भी था, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दे विल अटेन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन देम। So ultimately they will reach at common temperature. Similarly B and C, they will attain thermal equilibrium. जहां बच्चे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है वहां समझ लेना थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ी टाइम के बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर ही लेंगे, उनके टेम्परेचर बराबर हो ही जाएंगे। व्हाट इट मीन, ए एंड सी, दैट इज, इसके आगे लिख लेना बच्चे, दैट इज टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू, will become equal to temperature of C, and beta temperature of B is also will become equal to temperature of C. यही मतलब होता है
कि उन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर ली। यही समझाया था मैंने कल, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए। हो सकता है इनके प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग हो, बट अब तो वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है ना। इक्विलिब्रियम के बाद अब फिक्स हो गया, जितना टेम्परेचर इसका है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर उतना ही रहेगा, इसका भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर उतना ही रहेगा, इसका भी। तो बेटा आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा सिस्टम सी जो है उसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में तो चेंज आ ही रहा है सब चीज, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ए और बी के साथ इक्वल हो गया। यहां तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. ओके, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। कि तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो गए। हाँ, तीनों के हो गए इक्वल। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। पहले स्टेप में हमने सिर्फ ये दो लिए थे, दे आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्या किया कि इसकी ये वाली वॉल हटाई, एडियाबैटिक वॉल हटाई, और इसकी जगह कंडक्टिंग वॉल लगा दी, डायाथर्मल वॉल, और एक सिस्टम अटैच कर दिया इसके साथ। थोड़ी देर के बाद ए और सी ने थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर कर ली, बी और सी ने भी थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर कर ली, बिकॉज दे कैन एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज जो वॉल है बीच में वो डायाथर्मल वॉल है। अब थर्ड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? थर्ड केस में हम लोग करने के वाले हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उसके बाद नाउ adiabatic wall between system A and B, now adiabatic wall between system A and B is removed। ए और बी के बीच में जो एडियाबैटिक वॉल थी ना सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में, उसको हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया। Then it is observed that no transfer of energy, then it is observed that no transfer of energy takes place, no transfer of energy takes place between them। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमने सारा कुछ कर दिया, जो बीच में एडियाबैटिक वॉल थी ना ए और बी के बीच में, ये वाली वॉल रफ बना रहा हूं, ये हमने हटा दी, और इसकी जगह आप समझो कि अब मैंने एक डायाथर्मल वॉल लगा दी। तो देखा कि यहां और यहां से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। इट इज ऑब्जर्व दैट नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब है ए और बी दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं आती तो एनर्जी एक्सचेंज होना ही था। एनर्जी एक्सचेंज होता ही इसलिए है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए दो सिस्टम। अब ऑब्जर्व ये हुआ कि ए और बी के बीच में जब हमने वॉल हटा दी तब भी कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट कि वो दोनों सिस्टम ए और बी वो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं। इट शोज दैट, आगे लिखो, इट शोज दैट सिस्टम ए एंड बी, it shows that system A and B are also in thermal equilibrium, with each other, are also in thermal equilibrium with each other. That is, temperature of A is now become equal to temperature of B. Yes students, do you have any doubt? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो 3 स्टेप्स फॉलो किए। पहले स्टेप में
सिस्टम ए और सिस्टम बी लिया, उनके बीच में एडियाबैटिक वॉल थी, दोनों इंडिपेंडेंटली इक्विलिब्रियम में थे। फिर सिस्टम स्टेप नंबर 2 में या सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, दोनों को एक सिस्टम सी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वॉल लगा के, थोड़ी टाइम दिया, थोड़ी देर में वो सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से। फिर हमने वो सिस्टम सी हटा दिया और ए और बी के बीच में जो एडियाबैटिक वॉल थी उसको भी रिमूव कर दिया, उसकी जगह कंडक्टिंग वॉल लगा दी। तो ऑब्जर्व किया कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है ए और बी भी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, सी को sir. रिमूव कर दिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फाइनली यस, सी को रिमूव कर चुके हैं। उसके बीच में ना भी करो रिमूव, बस आपने उनके बीच की वो दीवार हटा देनी है। ठीक है ना बेटा, हुआ क्या? अब यहां से हमें ये समझ में आता है। अब लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन। ये सब करके देखा गया, ऐसे नहीं, हवा की बातें नहीं है, एग्जैक्टली परफॉर्म करके देखा गया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हमने परफॉर्म किया तो हमें समझ में आया। तो फाइनली जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है बच्चे कि अगर सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी ए और बी दे आर इन independently they are in equilibrium with C, and then system A or system B they are also in equilibrium with each other. This is what we call zeroth law of thermodynamics. तो बेटा अब लिखो डेफिनेशन, टू सिस्टम्स A and B, ये zeroth law of thermodynamics की डेफिनेशन है। टू सिस्टम्स A and B which are separately in thermal equilibrium, two systems A and B which are separately in thermal equilibrium with the system C, with a system C are also in thermal equilibrium with each other, are also in thermal equilibrium with each other. That is, कहने का मतलब क्या है? That is, if temperature of A is equal to temperature of C and temperature of B is equal to temperature of C, then बच्चे temperature of A will become equal to temperature of B. Is it clear, students? This is what we call the zeroth law of thermodynamics. समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जीरोथ लॉ में मैं ये बताता और काम चल जाता, लेकिन यू शुड नो ना कि डायाथर्मल वॉल, एडियाबैटिक वॉल, ये सब कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको लंबा करके बताया इसी चीज को कि ऐसे ऐसे होता है, और उससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि जब परफॉर्म करके देखा तो समझ में आया। परफॉर्म करके समझ में आया ना कि लास्ट में जब हमने इसकी वॉल हटाई तो कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा एनर्जी का, इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं। अच्छा बेटा, एक बात और, ये जो मैंने लिखा है T, टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B, अब ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर बराबर हो जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, बस यही कंडीशन है। नो, मैंने आपको कल बताया था पीएमवी कांस्टेंट। बेसिकली वेरिएबल्स चेंज नहीं होने चाहिए। द मेन डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट कि वेरिएबल विल नॉट चेंज विद टाइम, नॉट ओनली टेम्परेचर, बल्कि बच्चे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और ये दो सिस्टम सब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ना तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा ना इसका टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। अच्छा, इक्वल तो है टेम्परेचर, अब इसका जो प्रेशर होगा, अच्छा मुझे ये बताओ, ये दोनों इक्विलिब्रियम है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, लिखना मत, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए और बी का प्रेशर सेम है? कह सकता हूँ? नो सर, No, sir. No, sir. इट मे नहीं बी और बोला मे जा नॉट। सकता। यस, यू आर राइट, ऐसा जरूरी नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये बोला जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी? No, sir. नहीं, ये भी सही नहीं है। अच्छा, क्या ये बोला जा सकता है पी ए पी बी दे आर कांस्टेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. दैट इज व्हाट आई मीन कि ये बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर इक्वल हो गए हैं, ठीक बात है। इसका अपना टेम्परेचर, इसके जो प्रेशर वॉल्यूम अब वो कांस्टेंट हो चुके हैं, इसकी प्रेशर वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट हो चुका है। अब वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आई मीन द थर्मल इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है बच्चे, ये तो है थर्मल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक छोटी सी स्टेटमेंट। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। यहीं से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जहां आपने हेडिंग दी है ना बच्चे, वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब हमने इसमें टेम्परेचर की डेफिनेशन भी समझानी है। डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर साथ में लगा दो हेडिंग, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। चलो ये सब हो गया, लिख लिया होगा आपने। अब इस हेडिंग के साथ जोड़ देना अपने डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जहां शुरू में हेडिंग दी थी वहीं पे जोड़ देना है। अब हम टेम्परेचर को डिफाइन करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमारी ना मैथ क्लास है 11 बजे सर। यार मैंने आपको कहा था ये सेक्शन वाले लीव कर जाना, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा जिसकी मैथ ओके की सर। क्लास है। क्योंकि किसी ने मुझे टाइम तो बताया नहीं, कल भी इस वजह से क्लास मिस हो गई। ओके, पर आज नहीं। नाउ द टेम्परेचर, मैं किसी को रोक नहीं रहा, यू कैन लीव। यूट्यूब पे तो मैं अपलोड कर ही दूंगा लेक्चर, ये वहां से आपने देख लेना है। एक मैं कर चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स 1 करके, ठीक है। सर Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स 01 करके दे चुका हूँ। आज थर्मोडायनेमिक्स 02 ये वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जिसके पास, जिसको नहीं आ रहा है वो वहां से रिकॉर्डिंग क्लास देख ले। ना बच्चे, अब हेडिंग लगा दो टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, देखो जो चीज एक्सचेंज हो रही है, देखो टेम्परेचर क्या चीज है, उन्होंने क्या कहा। अच्छा, आपको पता है जब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन हुआ था तब टेम्परेचर टर्म डिफाइन ही नहीं हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। नहीं नहीं नहीं, ये उसने नहीं कहा था। उसने तो कहा था कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी है वो हमने खुद बना ली। टेम्परेचर बाद में डिफाइन हुआ है, पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि जो चीज कांस्टेंट हो रही है, सुनो तो सही, उन्होंने कहा कि जो चीज कांस्टेंट हो जाती है, जो चीज इक्वल हो जाती है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाती है दो सिस्टम के बीच में, तो दोनों सिस्टम का जो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इक्वल हो जाता है उसे टेम्परेचर कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई रिपीट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद बोला गया कि जब दो सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी, जो पैरामीटर, जो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है, दैट कांस्टेंट वेरिएबल, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इज इट क्लियर बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरह से Yes, टेम्परेचर sir. को डिफाइन किया गया। तो लिखो टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, डेफिनेशन है ये, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज अ फिजिकल क्वांटिटी temperature of a system is a physical quantity which determines whether, which determines which determines whether which determines whether system is in thermal equilibrium, which determines whether system
is in thermal equilibrium. System is in thermal equilibrium with another system. System is in thermal equilibrium with another system in its contact or not. ये वेदर वाला और नॉट है कि क्या दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं. जो फिजिकल क्वांटिटी ये चीज बता पाएगी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर. इज इट क्लियर बच्चों? अलग अलग लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जाता है, बट आपको डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कुछ इस तरह से देनी है. या कई बार ऐसे भी कहते हैं, कुछ डेफिनेशन ऐसे भी होती है कि टेम्परेचर is that physical quantity equality of which is the only condition of thermal equilibrium. मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी इक्वालिटी ही थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. मतलब वही है बेटा, जो चीज कांस्टेंट हो गई, जो चीज इक्वल हो गई, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको डिफाइन करोगे. तो दिस इज सर ये जरूरी. सर यहाँ पे ये क्यों कह रहा है कि टेम्परेचर ही सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में दो बाकी फिजिकल वो नहीं कर रहे सर, वेरिएबल बाकी नहीं कर रहे ना, बाकी कांस्टेंट है. हम कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ दैट. मतलब जो वेरिएबल बच्चे इक्वल हो जाएगा, जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स के बाद एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, वटएवर. इनमें से कौन सी चीज है जब जो इक्वल हो जाएगी और थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा? तो दैट इज दिस टेम्परेचर. जैसे ही दो सिस्टम का टेम्परेचर बच्चे बराबर हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब चीजें अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगी. ये सारी चीजें अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसी भी दो सिस्टम के लिए. तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया. तो वो क्वांटिटी जिसकी इक्वालिटी थर्मल इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दे, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर. आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं जो मिसकॉन्सेप्ट बता रहा था बच्चों का, वो ये है कि बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि बस टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम है. बात ठीक है उनकी, गलत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर के इक्वल होने के बाद बाकी सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी. मेरी बात समझे आप? ये एडिशनल आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है कि एक बार टेम्परेचर बराबर हो गया, बाकी सब चीजें अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगी. क्लियर है कि नहीं उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए? एंड देन वी कैन से दैट दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चे? मतलब कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ये रहा मेरे पास सिस्टम ए रफ है, ये रहा एक सिस्टम बी, ए और बी कॉन्टेक्ट में ले आए, मैं बताऊं कि बताओ बच्चे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, एक कंडीशन बताओ कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट. तो आपने झट से ये कहना है कि अगर ए का टेम्परेचर बी के इक्वल हो जाए तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है. योर आंसर इज लाइक दिस: इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो आपको ये कहना है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए is equal to temperature of B and all other parameters like volume, pressure, etc. becomes constant, they do not change with the time, then they are in thermal equilibrium. Is it clear? मतलब write this additional information also along with this, then तब आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा इक्विलिब्रियम का मतलब. गलत ये नहीं है कि आपने ये बोल दिया ये गलत है, ये भी सही है, बट थोड़ा सा आपको आगे इलेबोरेट करके भी एक्सप्लेन करना है. समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? यस नो? ओके. यस सर. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहीं से फिजिक्स समझ में आना शुरू होती है. जहां हम थोड़ी थोड़ी चीजें मिस कर देते हैं, वहीं से हमारी फिजिक्स हमारे सर के ऊपर से चली जाती है. अगर हम शुरू से ही क्लैरिटी करके चलें तो फिर हमें पूरी फिजिकल सिचुएशन समझ आएगी और उसके पीछे की फिजिक्स भी.
चलो बेटा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब हम लोग 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग ऐसे हेडिंग लगा दो, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स का अब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वो टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के साथ रिलेटेड है। कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक बारी में हेडिंग लगा दो। एक तो हमने पढ़ना बच्चे हीट, एक हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंटरनल एनर्जी, एक हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वर्क। ये वो 3 टर्म्स हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अलग है। यस अलग है, यहाँ आके वर्क पे, जब हम वर्क डन पे पहुंचेंगे तब जाकर अलग है। बाकी सब जगह सेम है, इसलिए अभी टेंशन मत लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग चल रहा है। हाँ मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरह का मेथड है, लेकिन यहाँ तक सही है सब कुछ, दोनों का मैच ही कर रहा है। यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा, तो वो तभी जब चेंज होगा तब करेंगे, ठीक है। अभी क्यों टेंशन लेनी। तो ये 3 टर्म्स हमने पढ़नी है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो बच्चे सबसे पहले हेडिंग लगा दो आप अपनी, हीट लगा दो हेडिंग, हीट। हीट क्या चीज है? नंबर 1, जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं हीट पे। तो ये 3 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म पढ़ने लगे हीट। नाउ हीट में आप लिखो द एनर्जी, हीट में लिखना बच्चे द एनर्जी that is transferred between a system, the energy that is transferred between a system and surrounding, energy that is transferred between a system and its surroundings। हमने कहा ना कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हमने बोला ऐसा कि एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऑब्वियसली होता ही ऐसा, लेकिन ऐसा होता कब है? ऐसा तब तक ही होता है ना बच्चे, जब तक कि टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता सिस्टम और सराउंडिंग का, या 2 सिस्टम्स का। मेरी बात समझो, अभी पूरी नहीं हुई डेफिनेशन। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे पास मान लो ये 2 सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। हमने कहा यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है,
अब ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कब तक हो रही है? ये तब तक हो रही है जब तक कि टेम्परेचर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। जब तक कि बच्चे दोनों सिस्टम के टेम्परेचर अनइक्वल है, मतलब जब तक डेल्टा टी है, जब तक कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस, सॉरी, जब तक कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है दो सिस्टम के बीच में, टेम्परेचर डिफरेंस है, तब तक हीट या यू कैन से दैट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा, मान लो कि ये हॉट है, लेट्स से दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस वन इज कोल्ड बॉडी। ये बनाना मत, ये तो रफ बना रहा हूँ। और हीट जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट टू कोल्ड जाती है। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो दिस इज हॉट बॉडी, दिस इज कोल्ड बॉडी। तो यहां से हीट जाएगी ए से सिस्टम बी की तरफ, हॉट टू कोल्ड जाएगी। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जा रहा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दोनों के टेम्परेचर हो जाएंगे बराबर, दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और उसके बाद बेटा डेल्टा टी हो जाएगा 0, मतलब दोनों में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी तो डेल्टा टी यहाँ पे नॉन जीरो था, लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज होना, यानी एनर्जी एक्सचेंज होना बंद हो जाएगी। तो बेटा वही एनर्जी जो ट्रांसफर होती है दो सिस्टम्स के बीच में, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या यू कैन से दैट फ्रॉम सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग्स, बाहर कहीं, the energy that is transferred between a system and its surroundings, that energy is called heat. Whenever continue रख लो बच्चे। यस, कोई कुछ कह रहा है बच्चों, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। सर सराउंडिंग में जा रही है ना और कुछ में। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, साफ आवाज नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पाया। हाँ जी, अब आ रही है सर? अब आ रही है। सर मींस कुछ एनर्जी सर एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है और कुछ बाहर चली जा रही है ना सराउंडिंग की वजह नहीं से। नहीं, एक दूसरे में नहीं, एक सिस्टम लेना है, एक सिस्टम लेना है, और सिस्टम के बाहर जो कुछ है दैट इज सराउंडिंग। तो यहाँ से ही बाहर जा रही है। अगर ये हॉट बॉडी है और सराउंडिंग हमारी कोल्ड बॉडी है, तो हॉट टू कोल्ड जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंदर चलेगी कुछ बाहर, ओके नहीं। सर, मींस यहाँ पे बी जो है वो सराउंडिंग है। आप ऐसे भी कह सकते हो, सराउंडिंग कह सकते हो, नॉट ओनली सराउंडिंग। तो क्या होता है ना बच्चे, सराउंडिंग मतलब इस सिस्टम के अलावा जो कुछ है, सिस्टम के अलावा जहां सिस्टम है उसके बाहर जो कुछ है दैट इज सराउंडिंग। द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग व्हेनेवर, कब होगा ऐसा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक होगा। whenever there is temperature difference between the system, whenever there is temperature difference, whenever there is temperature difference between the system, whenever there is temperature difference between the system and its surroundings, जब तक बच्चे सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। वो तो डिपेंड करेगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम का या सराउंडिंग का, डिपेंड करेगा। अगर हमारे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, यानी सिस्टम हॉट है सराउंडिंग कोल्ड है, तो हॉट टू कोल्ड जाता है, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी हॉट टू कोल्ड। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, हीट क्या है? द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स whenever there is temperature difference between the system and its surrounding is called heat. So this is definition of heat. I think so कि आपको ये समझ आ गया होगा। Heat is very very simple. ठीक है बच्चे, yes no बोलो। Yes, sir. yes sir. अब ये मत कहना कि हीट क्या है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैं आपसे पूछूं सर हीट क्या है, तो सब कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं 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 नहीं, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा हम 10th क्लास तक बोलते थे या उससे पहले छोटी क्लासेस तक, ठीक है, सही बात है, मैं नहीं कह रहा, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अब नहीं कहना हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नो, आपने कहना हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है। आई रिपीट, हीट एनर्जी की फॉर्म नहीं है, हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफर होगी अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Don't say heat is a form of energy. Just say heat is that energy which is transferred. If there is some temperature difference, तो जो energy transfer होती है, that energy is called heat. But specifically we cannot say कि heat अलग से energy की form है. ठीक है बच्चे, समझ आ गई मेरी बात या नहीं? Yes, sir. सर आ गई। ओके Yes, sir. तो अब वैसे तो ये बात बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी बात है कि हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज दैट एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। बट यही आपके कॉन्सेप्ट खोलते चले जाएंगे। अगर आप वही पुरानी बातें याद रखोगे जो छोटी क्लासेस तक वैलिड थी, तो फिर प्रॉब्लम आती रहती है फिजिक्स में। इसलिए अपने आप को बहुत स्पेसिफिक करना पड़ता है किसी चीज की डेफिनेशन में। तब आपने हीट की डेफिनेशन हमेशा ऐसे ही याद रखनी है कि बेटा वो एनर्जी, यहाँ से हीट, हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफर होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। तो आप उसके बाद डेफिनेशन के बाद लिखो दैट इज इफ डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एनर्जी transfers from hot to cold body, then energy transfers from hot to cold body, and this energy is called heat. And beta, this energy is called heat. I hope it is clear to all of you the concept of heat. ये अपने आप में बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बट आपको इसको मैं बड़े शॉर्ट और प्रिसाइजली बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। क्लियर हो गया सबको? सर मींस एनर्जी सर जीरो आ जाती है। अंडरस्टूड सर। एनर्जी जीरो आ जाती है? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वो सॉरी एनर्जी सर, जो आ गया ट्रांसफर सर हो गई, वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसे हीट कहते हैं। हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डोंट से दिस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन बिल्ड कर देगा आपके दिमाग में। ऐसा नहीं बोलना, आपने कहना है हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन तब तक हो सकती है किसी भी एनर्जी की जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, फिर तो इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, इट मींस इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, यानी देयर इज नो हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट केस। सो दैट इज व्हाट आई मीन विद हीट। तो बच्चे, अब हीट को साइन कन्वेंशंस क्या है, अगर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा। हीट के लिए भी साइन कन्वेंशंस यूज होते हैं। अगली हेडिंग लगा दो, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस फॉर हीट। कौन बताएगा? यू शुड नो साइन कन्वेंशंस फॉर हीट, क्योंकि केमिस्ट्री में भी सेम ही होते हैं। Set Q. हाँ जी बच्चे, बेटा अगर हाँ, हीट एंड साइन कन्वेंशन, सिंबल नहीं, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, दैट इज व्हाट आई मीन। तो आप लिखो So for exothermic reaction, we will take negative. फॉर एक्सोथर्मिक Low रिएक्शन, यानी temperature. अगर, यस बहुत सही बात बोली, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, यही मतलब है एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी। तो बेटा एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी क्योंकि एनर्जी इवॉल्व हो रही है। सर So लो if टेम्परेचर heat- होगा तो हाई जाए। if energy is transferred from system to its surroundings, then it is taken as negative. बहुत अच्छे, जिसने भी बोला है कि एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शंस हो तो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव इसलिए क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाए हीट, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो बेटा साइन कन्वेंशन लिख लो, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, when energy is transferred from system to surroundings, when energy is transferred from system to its surroundings, then then
इट इज टेकन एज नेगेटिव, तो बेटा उसे नेगेटिव लेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने साइन कन्वेंशन गड़बड़ की तो न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ हो ही जाती है। एंड बेटा सेकेंड पॉइंट इज व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अब जैसे आप बोलते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो फिर हम लोग जो है पॉजिटिव लेंगे। एंडोथर्मिक में रिएक्शंस में क्या होगा, जो रिएक्शन है यानी जो सिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग से हीट लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू द सिस्टम, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो बच्चे व्हेन एनर्जी इज, सारा लिख लेना ऐसे ही, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स, when energy is transferred from surroundings to system, when energy is transferred from surroundings to the system, then heat is taken as positive, then heat is taken as positive। कोई डाउट बच्चों? तो these are sign conventions, तो आपको हमेशा याद रखने हैं। सर प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी सर अभी ना 2 मिनट पहले सर नेटवर्क इशू आ रहा था सर, आज ब्रेन हो रही है सर, क्या बताया ये सेकंड पॉइंट? ये लिख लो, ये लिख लो, यही बताया मैंने, ये बोला ही है बस। ओके सर। When और energy is एंडोथर्मिक? transferred from, हाँ केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलो तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो पॉजिटिव लेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो नेगेटिव लेंगे। यू कैन से लाइक दिस, द वन एंड सेम थिंग। ओके सर। तो देयर इज नो चेंज, हीट के केस में कोई चेंज नहीं है बेटा। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में हीट के लिए कोई चेंज नहीं है, हीट के वही साइन कन्वेंशन हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ चेंज आएगा, यहाँ चेंज आएगा, वर्क डन में जाके चेंज आएगा। जब हम वर्क की बात करेंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो थर्मो है वहां से वेरिएशन आएगी, अभी तक कोई चेंज नहीं है, अभी तक वैसे ही चल रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. No, No, sir. sir. चलो दैट्स वेरी गुड। बाकी बेटा हीट का हमारा Thank you. कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हीट का सारा कॉन्सेप्ट आपका समझ आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इंटरनल एनर्जी, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी पहले वर्क पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी भी पढ़ेंगे बाद में, शायद आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वर्क वाला कर लेते हैं, वर्क डन। तो बेटा अब सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास, वर्क डन। क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमने फर्स्ट लॉ पढ़ना है, तो उससे पहले पहले तक हमें ये 2-3 टर्म्स पढ़नी इंपॉर्टेंट है, हीट वाली और वर्क डन वाली। मुझे पता है अभी स्टार्टिंग चल रही है, टर्म्स को डिफाइन करेंगे तो इट इज बेसिकली इट कैन बी बोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन अपना मतलब बना के रखना, अपना मोटिवेशन लेवल राइज करके रखना, क्योंकि बाद में ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी स्टार्टिंग की टर्म्स हैं जहाँ डेफिनेशन चल रही है हर चीज की। सुनाओ बेटा वर्क डन की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कैसे लेते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा सिस्टम ऐसे लिया जाता है, पिस्टन करके लिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम। जब भी आपको बोलें कि बच्चे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर एक पिस्टन वाला सिस्टम ले लिया ऐसे। यहां मैंने एक पिस्टन फिट कर दी, दिस इज अ पिस्टन। ये जो मैंने ऊपर फिट किया बच्चे, दिस इज अ पिस्टन, इसको दबाएंगे तो प्रेस हो जाएगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम इसके अंदर है। यहाँ जो मैंने गैस ली हुई है ना, गैस यहाँ पर हम लोग लेते हैं, गैस ले लेते हैं। तो बच्चे यहाँ जो हमने गैस वैस ली हुई है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस हमने ली हुई है इसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। ये जो पिस्टन के अंदर अंदर है, दिस इज अवर सिस्टम। सिस्टम यानी गैस, बेसिकली व्हाट इज अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स? अ गैस इन अ पिस्टन। इस तरह के सिस्टम है। जब भी आपको बोले थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ये वाला ऑपरेटर।
पिस्टन के अंदर इस तरह से हमने एक किसी कंटेनर के अंदर गैस फिट कर रखी है, उस पर पिस्टन लगी हुई है, और वो अगर हम इसको दबाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, और समहाउ ऊपर से अगर हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो गैस एक्सपैंड हो जाएगी। इसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब पैरामीटर्स में चेंजेस आएंगे। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम का मतलब हम लोग ऐसे कंसीडर करके चलेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, चलो देखते हैं। तो बेटा कंसीडर अ सिलेंडर, लिख लो बच्चे, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन of cross section area A. Consider a cylinder. Consider a cylinder fitted. Consider a cylinder fitted with a frictionless piston. Fitted with a frictionless piston having cross section area A. इस पिस्टन का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे, ये वाला एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, having cross section area A. तो a cylinder with a piston, this is our system. उसके बाद let a gas be contained in the cylinder. तो ये जो हमारा सिस्टम है जिसे हम लोग गैस कह रहे हैं, ये गैस हमने इसमें फिल कर दी। let a gas is contained in the cylinder. Let a gas is contained in the cylinder. एंड बेटा ये जो वॉल्स हमने ली हैं, these are diathermal walls. ये कैसी वॉल्स हैं? डायाथर्मल वॉल्स हैं, यानी कंडक्टिंग है, मतलब एडियाबैटिक नहीं है बच्चे, ये कंडक्टिंग वॉल्स है। तो व्हाट इट मींस कि अगर चाहें तो एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। दीज आर कंडक्टिंग वॉल्स। तो अभी तक मैंने क्या लिखा है, हमने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर हमने गैस ली हुई है, तो वो हमारा गैस हमारा सिस्टम बन गया। इसके बाहर जो कुछ भी है बच्चे, एवरीथिंग आउटसाइड दिस गैस, आउटसाइड दिस सिलेंडर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सराउंडिंग। अब ये डायाथर्मल वॉल्स हमने ली है, आगे आप लिखो द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, यानी बेटा गैस जो है और उसके बाहर जो सराउंडिंग्स है, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज walls of cylinder, because walls of cylinder are perfectly conducting. हमने मान लिया कि ये जो डायाथर्मल वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं हमारी। तो अगर बेटा कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद ये अपने आप इक्विलिब्रियम अटेन कर ही लेगी। तो हमने कहा कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है TE, विच मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बच्चे, हाँ जी सर, फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मीनिंग यहाँ पे मतलब क्या यूज है, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे जब ये घिसेगी यहाँ साइडों पे, दीवारों पे, और या फिर लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन लगती है वो कोई ऐसी कोई चीज जो विस्कस फोर्स लगती है वो कुछ नहीं ले रहे हम, नेग्लेक्ट करेंगे वो सारी चीजें। तो बेटा हमने ये लिख लिया बच्चों आपने सारा? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। उसके बाद तो हमने कहा कि हमारा सिस्टम और सराउंडिंग अभी इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम किसको कह रहे हैं? सिस्टम कह रहे हैं इस सिलेंडर को विच इज फिटेड विद अ पिस्टन, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो हमारा सिस्टम ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ मान लो कि जो हमारे पास जो हमने गैस लिया इसका प्रेशर है बच्चे P,
इसकी वॉल्यूम है V और इसका टेम्परेचर है T। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसका T है। तो लेट P is equal to the pressure. Let P is equal to the pressure of the gas. Pressure of the gas in the cylinder. Let P is equal to the pressure of gas in the cylinder. सिलेंडर में जो हमने गैस ली हुई है उसका प्रेशर P है। ना बेटा अगर इसका प्रेशर P है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रेशर है तो ये फोर्स तो लगाएगी, हमें पता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो ये गैस क्या करेगी इस पिस्टन के ऊपर, इसको थोड़ा बड़ा बना लेना बच्चे, इस दीवारों को थोड़ा ऊंचा कर लेना। अब होगा क्या कि अगर इसका प्रेशर P है तो ये नीचे से एक फोर्स लगाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक फोर्स लगेगी इस प्रेशर की वजह से, एंड फोर्स लगेगी प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि जो पिस्टन हमने ली हुई है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उस गैस जो है उसका प्रेशर P है। तो प्रेशर इनटू एरिया दैट इज द फोर्स, कितनी फोर्स ऊपर लगेगी। तो बेटा लेट P इज द प्रेशर ऑफ दिस, देयरफॉर फोर्स अप्लाइड बाय गैस, force applied by gas on piston, force applied by gas on piston is given by F is equal to pressure into area. This is force applied by the gas on the piston. इतनी फोर्स लगा देगी। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारी पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, इस पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्या ये गैस एक्सपैंड करेगी? ऑब्वियसली इस फोर्स की वजह से पिस्टन ऊपर उठेगी। तो बेटा थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मान लो कि पिस्टन यहां से इस फोर्स की वजह से ऊपर उठ गई और ये पोजीशन पे आगे जाके हमारी पिस्टन, तुम्हारी पिस्टन थोड़ी रेज हो गई। नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन, दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन, नाउ द सेकंड पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज दिस। ये विजिबल है आपको वीडियो में, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, मतलब थोड़ी देर के बाद हमारी पिस्टन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली क्योंकि उस पर अपवर्ड फोर्स लगी, जिस वजह से ये गैस एक्सपैंड कर रही है और इसने पिस्टन को ऊपर धक्का मारा, तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ गई हमारी पिस्टन। नाउ बेटा ये मान लो कि द डिस्टेंस हाँ जी बोलो सर, हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं इसे। अपथ्रस्ट फोर्स तब लगती है जब कोई चीज कंप्लीटली इमर्स्ड हो, डूबी हुई हो लिक्विड के अंदर, समझे? ये सर, ये वो नहीं है, ये वैसे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ना बेटा इस फोर्स की वजह से मान लो कि जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट जो आया है दैट इज dx, some displacement is covered in this direction, so let's say that displacement is dx। तो बेटा इस फोर्स की वजह से हमारी पिस्टन जो है दैट इज कवरिंग अ डिस्टेंस dx ड्यू टू दिस फोर्स, यानी इस फोर्स ने कुछ वर्क डन किया है, some work is done by this force and this work is done by our system यानी by our gas and this work is done on the surrounding। ये किसको धक्का मार रही है ऊपर को? ऑब्वियसली सराउंडिंग को। तो ये जो फोर्स लग रही है ये सराउंडिंग पे लग रही है, लगा कौन रहा है? सिस्टम लगा रहा है, और इस वजह से वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन सिस्टम कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? ऑन द सराउंडिंग। समझ आ रहा है बच्चों? यस नो Yes, बोलो, sir. समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। ओके, अपना पोटेंशियल बना के रखना, लगे रहना, वर्क डन खत्म करना हमने। तो नाउ बेटा लेट dx इज इक्वल टू the small distance, dx is equal to the small distance by which piston moves, small distance by which piston moves, छोटा सा डिस्टेंस जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर को चली, दैट स्मॉल डिस्टेंस इज dx। तो अब हमें पता चल गया कि ये एक फोर्स है और ये फोर्स
उस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करवा रही है उस बॉडी को, मतलब देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट आल्सो, तो वर्क डन कर रही है ये बॉडी। आओ देखते हैं बच्चे कितना वर्क डन हुआ है, कितना वर्क डन किया है वो निकाल लेते हैं। सुनाओ बच्चे, वर्क डन बाय द गैस, so therefore work done by the गैस बोले तो हमारा सिस्टम है, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग पे किया ये वर्क डन, ऑन द सराउंडिंग्स इज गिवन बाय, अगर फोर्स ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया तो वर्क डन भी छोटा सा होगा dw, एंड बच्चे ये वर्क डन कितना होगा, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज f इनटू dx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क डन किया है गैस ने। अब फोर्स की वैल्यू है प्रेशर इनटू एरिया, तो अगले स्टेप में हम लोग डाल देंगे प्रेशर इनटू एरिया। तो छोटा सा जो वर्क डन हुआ है dw, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। सिचुएशन को समझना इंपॉर्टेंट है। ना बच्चे हुआ ये, अच्छा आप मुझे ये बताओ क्या गैस एक्सपैंड हुई है? ये जो डायग्राम है इसके नीचे लिख लेना एक्सपेंशन ऑफ गैस। बच्चे इसके नीचे लिख लेना कि हम लोग क्या इस डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस जो है हमारी वो एक्सपेंड हो रही है। गैस का एक प्रेशर था, इस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इसने लगाई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ये एक्सपैंड होगी, गैस इज नाउ एक्सपेंडिंग। तो गैस जब एक्सपैंड हुई क्या उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली उसकी, दैट्स वेरी गुड, वॉल्यूम में चेंज आएगा ऑब्वियसली। पहले इसकी वॉल्यूम इतनी थी इस बॉक्स के अंदर, अब इसकी वॉल्यूम ये पूरी हो गई इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर। तो पहले वॉल्यूम कम थी, अब वॉल्यूम बढ़ गई। तो मान लो कि बच्चे जो वॉल्यूम में चेंज आया है यहाँ पर, मान लो दिस वॉल्यूम इज V1, यहाँ इसको V1 कर देना। अगर V1 इनिशियल वॉल्यूम है, उसके बाद जब एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होने के बाद इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई V2, तो अकॉर्डिंगली तो बेटा अभी टोटल वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ एरिया इंटू dx क्या होता है? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया इंटू dx। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, साइड में बनाओ, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया A, और ये पिस्टन जो है dx अमाउंट से ऊपर चलेगी, ये पिस्टन जो है dx अमाउंट से ऊपर चलेगी, ये पिस्टन की पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था, फिर ये dx अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गई, इसकी हाइट हो गई dx, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इस हिस्से की वॉल्यूम आएगी एरिया इंटू dx, यानी इतना चेंज आया वॉल्यूम में। So this much change dV, which is area into dx. If you multiply cross section area with the length, then you will get volume. So how much volume is changing? इस गैस की कितनी वॉल्यूम चेंज हुई जब वो एक्सपैंड हुई? So that change in volume is dV. So beta we can write area into dx is equal to dV. Where what is dV? dV is equal to the increase in the volume. dV is equal to या change in the volume, dV is equal to the increase in volume due to expansion of gas. जब गैस एक्सपैंड हुई है उसमें कितना इंक्रीज आया है, दैट इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम इज कॉल्ड dV. आपको समझ आया बच्चे? मैंने एरिया इंटू dx की जगह dV लिख दिया है, तो dW का फॉर्मूला बन गया प्रेशर इंटू dV। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी जगह यूज होता है। व्हाट इट मीन कि अगर आपके पास कोई गैस है जिसका प्रेशर P है, अब इसको फिजिकली समझो, अगर आपके पास कोई गैस है जिसका प्रेशर P है और उस प्रेशर की वजह से वो गैस एक्सपैंड होती है, मतलब वो फोर्स लगाती है सराउंडिंग के ऊपर, तो वो गैस जब एक्सपैंड होगी बाय एन अमाउंट dV, अगर वो अपनी वॉल्यूम को dV अमाउंट से इंक्रीज करती है, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय दैट गैस, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला P into dV. इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. दैट्स गुड। Yes, sir. नाउ अब हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क डन। इसके बाद बच्चे लिखोगे टोटल वर्क डन। खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो। टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, टोटल वर्क डन बाय द गैस बेसिकली
टोटल वर्क डन बाय द गैस, गैस ही हमारा सिस्टम है, इज गिवन बाय, कोई बता सकता है टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा अब? इंटीग्रेशन। सर बाय वेरी गुड, सर इंटीग्रेशन। आपको तो बहुत बढ़िया। हम छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है ये लेके, अभी हमारा देखो यहाँ DW चल रहा है, ये तो चलो टोटल वर्क डन बन जाएगा। यहाँ DV है ना, DV मतलब हमें वॉल्यूम लिमिट्स लेनी है, और वॉल्यूम हम बच्चे कहाँ से कहाँ तक लेंगे? वॉल्यूम V1 से V2 तक लेंगे। वॉल्यूम चेंज हो रही है V1 से V2 तक, मतलब जितना भी वॉल्यूम में चेंज आएगा टोटल, अकॉर्डिंगली उतना वर्क डन हो जाएगा। फिगर सबने बना ली? फिगर अब कर दूं? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो बेटा, अब टोटल वर्क डन जो है, इसके बाद टोटल वर्क डन इज गिवन बाय W एंड विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इंटू DV, P इंटू DV, और लिमिट्स लेंगे V1 से लेकर V2 तक, यानी कितना वॉल्यूम में चेंज आया, दैट इज V1 टू V2। ना बेटा जो प्रेशर है, प्रेशर, अच्छा मेरी बात ये आपसे जो मैंने पूछना था, क्या हमारा प्रेशर कांस्टेंट है? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. प्रेशर तो Yes, ऑब्वियसली sir. कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आया। एक्सपेंशन से क्या होगा? एक्सपेंशन से सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आया, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक इट आउट। तो प्रेशर हमने ले लिया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटा DV की, V1 से लेकर V2 तक, और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं DV की इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे DV की इंटीग्रेशन हो जाएगी V, और उसकी लिमिट्स पुट करेंगे V1 से लेकर V2 तक। अगला स्टेप इधर आ जाना, तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चे, तो दिस इज वर्क डन, हमारे पास वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा वर्क डन है? दिस इज वर्क डन बाय गैस, ध्यान से सुनना बच्चे, दिस इज वर्क डन बाय गैस, और यू कैन से दैट सिस्टम, दिस इज वर्क डन बाय गैस, और यू कैन से दैट सिस्टम व्हाइल एक्सपेंशन, मतलब जब हमारी गैस एक्सपैंड हो रही है तब इतना वर्क डन करेगी हमारी गैस, दैट इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमारी गैस कभी एक्सपैंड होती है तो वर्क डन बाय द गैस व्हाइल एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। अगर बेटा हमारी गैस कॉम्प्रेस हो, और ये नोट कर लें, अगर हमारी गैस कॉम्प्रेस हो, अगर गैस कॉम्प्रेस होएगी तो वो वर्क डन गैस नहीं करेगी, दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑब्वियसली सराउंडिंग दबाएगा, मान लो हम दबा रहे हैं गैस को, जबरदस्ती हमने पिस्टन पे फोर्स लगाई, ये मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, यहाँ रफली सा देख लो, जैसे ये था हमने यहाँ पे लगाई, यहाँ से हम लोग इसको दबा रहे हैं बाहर से, तो ये पिस्टन दब जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी गैस की। तो कंप्रेशन, जब आप किसी गैस को कंप्रेस करोगे तो वर्क इज नॉट डन बाय द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। पहले तो गैस वर्क डन कर रही है, खुद एक्सपैंड हो रही है, सराउंडिंग पे फोर्स लगा रही है, लेकिन अब की बार उल्टा है, सराउंडिंग गैस पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे आएगी, पिस्टन नीचे आएगी तो गैस कंप्रेस होएगी और गैस की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो बेटा ये जो DV वाला जो ये पार्ट है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इज नाउ डिक्रीजिंग, पहले हमने कहा इंक्रीज, तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज, अगर यहाँ माइनस लगा दूं आगे तो वो डिक्रीज का केस बन जाएगा। तो जब गैस कंप्रेस होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो बेटा ये नोट करके लिख लेना, इफ द सिस्टम, और यू कैन से दैट गैस इज कंप्रेस्ड, यहाँ लिख लेना, ये सारा आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके आगे नोट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से लिख लेना, जो नोट है इसमें आप लिख लेना, इफ द गैस, और यू कैन से दैट आवर सिस्टम, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, अगर बच्चे हमने गैस को कंप्रेस किया, इफ गैस इज कंप्रेस्ड देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, कंप्रेस होने से वॉल्यूम कम हो जाएगी,
So therefore work done on the system. यहाँ देखना not by the system, it is on the system. Work done on the system to change its volume on the system to change its volume, मतलब to decrease its volume, basically to change its volume by amount dV, to change its volume by amount dV during compression compress कर रहे हैं हम लोग गैस को, is given by, in that case बेटा वर्क डन dW is given by minus P into dV. बेटा नेगेटिव साइन क्यों आ गया, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे बच्चे, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। Yes. तो ये dV वाला पार्ट नेगेटिव आ गया होगा। तो नेगेटिव साइन shows that dV decreases, नेगेटिव साइन का मतलब है dV कम हो रहा है। नेगेटिव shows that dV decreases, इसलिए नेगेटिव आया। तो बच्चे एक ये भी लिख लेना आपने कि dV कम हो रहा है। इन दैट केस, इन दिस केस अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूं बच्चे, तो टोटल वर्क डन वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो इस बार V2 माइनस V1 की बजाय V1 माइनस V2 आएगा, क्योंकि माइनस है बाहर तो उल्टा हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? इस केस में ये नोट करके अलग से लिखना है। अगर तो हमारी गैस एक्सपैंड हो रही है तो बेटा तो प्रेशर आ रहा है फाइनल प्रेशर, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हमारी गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन आएगा इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी को? तो यस और नो? सर ये नहीं समझ आया कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट कैसे है सर? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम में है। तो तुम्हें बोला नहीं था सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है। ओके सर। ठीक है, तो इस वजह से बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या, पहले वो भी इक्विलिब्रियम में थी, वॉल्यूम भी कांस्टेंट था, लेकिन फिर क्या हुआ, गैस ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अब बेटा जब गैस एक्सपैंड करेगी तो ऑब्वियसली फिर उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन बाकी पैरामीटर अभी भी सही है, बाकी अपनी जगह सेट है। तो प्रेशर इसलिए कांस्टेंट है। ठीक है सर, लेकिन हाँ, कहीं गैस फोर्स लगा रही है कभी तो फोर्स भी तो चेंज हो रही है, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा? नहीं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया ना, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वो रेशो है। प्रेशर इज बेसिकली अ रेशो, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स चेंज होगी तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया तो उतनी ही लगा रहा है वो जितनी थी। एक्चुअली जितना प्रेशर था ना, इसी प्रेशर ने तो फोर्स लगाई है, ये तो कांस्टेंट है। इट इज अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन दिस। अच्छा, इसलिए तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तभी तो हमने कहा कि वर्क डन हमने कह दिया कि बेटा dW जो है दैट इज P इंटू dV है। हाँ सॉरी, वर्क डन जो है दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाता अगर हमारी फोर्स वेरिएबल होती, तो फिर तो मुझे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता ना, अगर ये भी वेरिएबल होता। फोर्स कांस्टेंट है हमारी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द पिस्टन, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो नाउ साइन कन्वेंशन, यहाँ आएगा चेंज। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ आके चेंज आ जाता है। बेटा आप खुद ही बताओ, अब तो आप समझ गए होंगे, अभी तो हमने पूरा कर लिया है। जब हमने वर्क डन बाय द गैस निकाला, वर्क डन बाय द सिस्टम निकाला, तो आंसर आया पॉजिटिव। और जब हमने वर्क डन ऑन द गैस निकाला, वर्क डन ऑन द सिस्टम निकाला, तो आया नेगेटिव। यस और नो बच्चे? Yes, sir. Yes. यही डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में। वहां उल्टा होता है, वहां कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, यानी हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम इज डूइंग सम वर्क ऑन द सराउंडिंग तो वहां पर उसे नेगेटिव लेते हैं। लेकिन नहीं, वो केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं, फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है
वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ये तो हमने प्रूफ भी किया, पूरा डेराइव किया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. So this is sign convention. Please write it down. Sign conventions. Sign conventions for work done. Work done के लिए क्या क्या sign convention यूज करेंगे ये ध्यान रखना. Sign convention for work done. Work done के लिए क्या क्या sign conventions हैं आओ देखते हैं. तो बेटा नंबर 1, अच्छा ये जो साइन कन्वेंशन है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इन फिजिक्स. फिजिक्स में ये अलग है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री. व्हाट आई मीन, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ कि फिजिक्स के कंपैरेटिवली ये अलग है, केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अलग है. तो बेटा वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, बेसिकली गैस मतलब हमारा सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम को लेंगे पॉजिटिव. एंड नंबर 2, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बेटा इसको हम लोग लेंगे नेगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोग लेंगे नेगेटिव. ठीक है बच्चे, प्लीज नोट इट डाउन. सो दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन. तो हमने हीट पढ़ लिया और हमने वर्क डन पढ़ लिया. 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हमने कर ली कंप्लीट, और उनके साइन कन्वेंशंस भी कि आपको ध्यान रखते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? No, sir. सर जो वर्क डन बाय द गैस है सर, उसका ये फॉर्मूला है ना जो आपने लिखा हुआ है बोर्ड पे, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1. यस, वर्क डन बाय द गैस ये वाला फॉर्मूला है. V2 माइनस V1 यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. और वर्क डन ऑन द गैस का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, मतलब V1 माइनस V2. इनिशियल में से फाइनल माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला है वर्क डन ऑन द गैस का, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे जो टॉप पे लिखा है राइट साइड पे, दैट इज वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, क्लियर है बच्चों? सर ये साइन अब यहाँ कन्वेंशंस डिफरेंट क्यों है फिजिक्स के? ये तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं. मतलब हम तो फिजिक्स वाले तो प्रूफ करते हैं, हमने ये देखो आपके सामने प्रूफ किया तो बोला कि ये पॉजिटिव है ना, इस सेंस में हमने कहा. इसका कोई एज सच मेरे पास आंसर नहीं है कि ऐसा